वाराणसी में थोड़ी देर पहले वाराणसी के लोगों को संबोधित किया कोरोना वॉरियर्स को। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं नीतीश से। हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से सीधा कनेक्ट है। नीतीश, प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन हमने सुना, देखा काफी संख्या में कोरोना वॉरियर्स उनके संबोधन को बहुत ध्यान से सुन रहे थे एकाग्रचित्त होकर। क्या इससे पहले इन कोरोना वॉरियर्स ने भी अपनी ओर से कुछ प्रधानमंत्री को कहा, और कौन कौन से बड़े चेहरे इस दौरान वहां पर मौजूद थे? वहां राजेंद्र जी, अगर बात करें तो 4 जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो अस्पताल हैं ओमी भाभा के, बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी और बीएचयू के जो हैं यहाँ पर एमएस हैं, उनके साथ ही 2 अन्य अस्पतालों के और भी जो एमएस हैं, उनसे भी पूरी बातचीत की प्रधानमंत्री ने। हमारे साथ बीएचयू के जो एमएस हैं के सर, वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर बातचीत क्या हुई है। और जिस तरह से आज का दिन प्रधानमंत्री का जिस तरह से संबोधन, जी, एक उत्साह सा था, लोगों में ये उत्सुकता थी कि भाई आखिर प्रधानमंत्री से जब बातचीत होगी तो ऐसा क्या खास रहेगा, ऐसी कौन से मंत्र होंगे, और खास तौर पे जो मेडिकल स्टाफ है, जो कोरोना योद्धा के तौर पे क्या प्रधानमंत्री से बातचीत हुई और क्या जाना लोगों ने? माननीय प्रधानमंत्री साहब ने हमारी बातों को सुना और हमारी व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने जाना, और उसमें उन्होंने इस चीज़ से अपनी सहमति प्रदान करी कि ये व्यवस्था जो हमने बनाई हुई है ये अच्छी चल रही है। साथ में उन्होंने हमसे ये भी उम्मीद करी कि हम जो है चूँकि ये एक बड़ा संस्थान है और जो पूर्वांचल को केटर करता है 13 करोड़ से ज़्यादा जनता को, तो जो पेरीफ्री में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, चूँकि पेरीफ्री में ये कोविड वायरस फैल रहा है, कोरोना बीमारी फैल रही है, तो वहाँ पे पेरीफ्री में बैठे हुए डॉक्टर्स को ट्रेन करें हम, और अपनी जो व्यवस्था है उसके बारे में उनको बताएं, और साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम और तेज़ी से बढ़ाएं। इस चर्चा के विषय में मैंने उनको ये बात का आश्वासन दिया, और जो हम कार्य कर रहे हैं कि हमने परिसर में उपस्थित जितने भी हमारे संस्थान हैं उसमें हम जो हैं वैक्सीनेशन का ड्राइव चला करके +45 वालों को कर रहे हैं। साथ में +18 के लिए एक और सेंटिनल साइट हमने खोलने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें यहाँ से बीएचयू बनारस प्रशासन के द्वारा जैसे ही हमें हरी झंडी मिल जाती है और साइट पे हमारा नाम आ जाता है, जो कि बीएचयू डेंटल संस्थान में के नाम से आएगा, डेंटल फैकल्टी के अंदर, वहाँ पे +18 का हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे। सर, बनारस मॉडल की अब बात हो रही है, तो क्या इस पर भी कोई बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? हाँ, बनारस मॉडल के बारे में उन्होंने ये कहा कि जो बनारस मॉडल है, जिसमें हम लोगों ने माइक्रो कंटेनमेंट हमारे जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, और जिसकी वजह से हम बीमारी को कंटेन कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मॉडल है। साथ में हमारी जो व्यवस्थाएँ थी, जो हमारे चिकित्सक गण थे और जो हमारे नर्सिंग स्टाफ और अदर हेल्थ केयर वर्कर थे, उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी, उसमें बीएचयू संस्थान ने किस तरीके से, हमारे मेडिकल कॉलेज किस तरीके से उसका परिचालन किया, उसके बारे में मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है उसका कैसे रैशनल यूज़ करना चाहिए और उसका लॉस नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने, हमारे संस्थान ने किस तरीके से एक्टिविटी दिखाई थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अस्पताल में कोई भी क्राइसिस नहीं होने पाई। तो ये जी बीएचयू के एमएस थे, और इसके साथ ही अब डीआरडीओ अस्पताल के जो अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से क्या बात? देखिए, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। मैंने सभी को यही बोला है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ मात्र एक प्रतिनिधि के रूप में। असली काम मेरी टीम के लोग कर रहे हैं, जिन्होंने पीपी पहनी हुई है, मास्क पहना हुआ है, और वो छिपे हुए हैं, वो आपके सामने नहीं आ सकते कि वो अस्पताल में काम कर रहे हैं। तो असली श्रेय मेरी टीम को जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बनारस मॉडल और इसके साथ ही डीआरडीओ अस्पताल कहा जाता है कि अपने आप में काशी के लिए नहीं, पूर्वांचल के लिए वरदान साबित हुआ, तो क्या आज उसकी भी चर्चा? देखिए, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा, इतना जितना मैंने बोलना था बोल दिया। ठीक है नीतीश, टीम का श्रेय है, बिल्कुल टीम का श्रेय है। और अब हमारे साथ बनारस के जो सीएमओ हैं बीबी सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। बीबी सिंह जी, आज प्रधानमंत्री से जिस तरह से बातचीत हुई, जिस तरह से यहाँ के कहा जाता है कि बनारस में जो पहले व्यवस्थाएं थी, अब व्यवस्थाएं सुचारू हो गई, बल्कि यूँ कहे तो एक मॉडल, तो क्या रहा अंदर, क्या होता रहा? अंदर कमिश्नर साहब ने प्रेजेंटेशन किया, और उसके बाद हमारे 4 अस्पतालों के जो प्रमुख अधीक्षक थे, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के और बीएचयू के और
एसएसपीजी हॉस्पिटल के और आपके DRDO के जो प्रमुख लोग थे अपने अपने अस्पतालों के बारे में बताया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मार्गदर्शन दिया और यहाँ के जो कार्य व्यवस्था थी, जो जिस तरह से तैयारी हुई, उसके बारे में उन्होंने अपना संतोष व्यक्त किया। ये तैयारियां तो हो गई, अब आगे की तैयारियों के लिए क्या खास मंत्र में? आगे की तैयारियों के लिए जो संभावित है कि इसमें बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, उसके लिए विभिन्न अस्पतालों में पीकू और नीकू की भी जो है हम लोग व्यवस्था करें। BHU तैयार हो गया है, बाकी MCH विंग में और हमारे जो PSCs वगैरह पर भी उस पर हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। आखिर कंसल्टेशन आखिर प्लान लगने के बाद चलेगा। राजेंद्र जी, जी ये वाराणसी के CMO थे जो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। ये सभी लोग और आज नीतीश, की इस बातचीत में नीतीश, ये बात तो किस साफ तरह है की कि सभी तैयारियां लोग हों, वहां पर इस इसके बैठक में बारे मौजूद थे। भी और इसके साथ ही जी जी नीतीश, बिल्कुल हमने देखा, आपने MS से बात की जो BHU से जुड़े हुए थे, अभी आपने CMO से बात की, इसके अलावा डिफेंस के लोग भी वहां पर थे। वो बार बार कह रहे थे कि सारे श्रेय जो है उनकी टीम का है और इन सभी लोगों ने अपनी बात भी प्रधानमंत्री के सामने रखी है और इनकी बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने इनको एक किस्म से इनका उत्साहवर्धन किया, इनको शाबाशी दी, जैसे इन्होंने बहुत ही बिगड़ी स्थितियों को फेस किया था, उसको टैकल किया था, उसको रास्ते पर लेकर आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश शाह इस बातचीत के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर के साथ, खबर यह है लखनऊ में ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन में CM योगी। यूपी में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज से ही प्रभावी हो सकता है ये महामारी घोषित करने का ये आदेश और इसके बाद इस एक्ट के अंदर आने वाली तमाम चीजों को फॉलो किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महामारी घोषित करने वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश भी आ सकता है। आपको बताएं राजस्थान ने पहले इसे महामारी घोषित कर दिया है, दिल्ली में इसकी चर्चा है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है कि लखनऊ में भी अब इस बात को लेकर मंथन चल रहा है, फैसला लिया जा सकता है और आज से ही हो सकता है कि ये प्रभावी कर दिया जाए, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया जाए। जिस तरीके से लगातार ब्लैक फंगस के मरीज मिलते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, अब इससे लड़ने के लिए सही तरीके से तैयार रहना होगा, जिसकी शुरुआत आज से ही इसे महामारी घोषित करने के साथ हो सकती है। चलिए अब हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अनुभव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुभव, बताइए कि अभी क्या हालात हैं, प्रदेश से किस किस तरीके की रिपोर्ट मिल रही है कि इसे महामारी घोषित करने की ओर अग्रसर है ये पूरा फैसला? देखिए, लगातार ब्लैक फंगस के मामले अब यूपी के कई जिलों में मिले हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो अब तक 133 मामले सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। 8 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है लखनऊ में अकेले। कानपुर में मामले सामने आए हैं, गाजियाबाद में मामले सामने आए हैं, यानी प्रदेश के लगभग कई जिलों में अब मामले ब्लैक फंगस के सामने आए। और आज जब मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक की तो ब्लैक फंगस का ही मुद्दा उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख रहा और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको महामारी घोषित किया जाए। केंद्र सरकार ने भी कहा है और उसी गाइडलाइन के तहत इसे महामारी घोषित करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि आदेश भी जारी हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि ब्लैक फंगस भी अब एक महामारी यूपी में मानी जाएगी। और अगर जब महामारी घोषित हो जाएगी तो इसके जो सारे इंतजाम है, व्यवस्थाएं हैं, वो सरकार अपने तरीके से करती है, क्योंकि जब भी कोई महामारी होती है उसका एक एक्ट होता है, उसी एक्ट के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से ब्लैक फंगस के लिए जो कुछ जरूरी दवाएं हैं, खासतौर से जो इंजेक्शन होता है, उसके लिए भी सरकार ने निर्देशित किया है और कंपनियों को ऑर्डर दिए गए हैं और उनकी उपलब्धता के अनुसार उन्हें जिलों में भेजा जाएगा, खासतौर से पहले मेडिकल कॉलेज में और फिर जिला चिकित्सालयों में। बिल्कुल अनुभव, क्योंकि इसी से जुड़ा मेरा ये सवाल था कि जो इंजेक्शन है वो काफी महंगा आता है, हर एक पेशेंट पे कितने इंजेक्शन की जरूरत होगी, उस हिसाब से कितने पेशेंट अभी हैं और कितने आने वाले वक्त में आ सकते हैं, इसके आकलन के लिए विभाग किस तरीके से काम करेगा, इसका मोडस ऑपरेंडी? देखिए, बिल्कुल सारे जिलों का रिकॉर्ड चूंकि स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद है, कहाँ पर कितने पेशेंट हैं और कहाँ किस तरह की दिक्कतें पेशेंट को आ रही हैं, इसीलिए इसके इंजेक्शन को लेकर भी अब बिल्कुल अनुभव, अब जब सबसे ज्यादा जरूरी है कि पता होना कितने पेशेंट डायबिटिक हैं, ये सारी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। आपका शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, ऋषिकेश एम्स में आखिरी सांस ली, इस वक्त की बड़ी खबर। चिपको आंदोलन के प्रणेता पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन, ऋषिकेश एम्स में आखिरी सांस ली। पर्यावरण के प्रति न सिर्फ जागरूकता, प्रेम बल्कि समर्पण दिखाने वाले प्रणेता की
चलिए हम ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं ब्यूरो चीफ अजित राठी का। अजित, बड़ी क्षति है जिस तरीके से पर्यावरण से प्यार करने की जो मुहिम चलाई उन्होंने, उसकी जगह कोई नहीं भर सकता। संगीता, देखिए, एक इस तरह से हम कह सकते हैं उनकी मृत्यु के बाद इतनी क्षति हुई है कि पर्यावरण के क्षेत्र में एक युग का अवसान हो गया है, एक युग खत्म हो गया है। और आज से नहीं, वो कितने सालों से वो पर्यावरण की चिंता कर रहे थे। कभी पेड़ों को काटने के विरोध में वो आंदोलन करते थे, कभी टिहरी झील को बनाने के विरोध में आंदोलन करते थे। उन्होंने अपनी चिंता को हमेशा अपने आंदोलन के जरिए सरकारों के सामने रखा। और आज हम जिस तरह से हम बड़े राजनीतिकों को कहते हैं कि उनका एक लंबा कार्यकाल भारत की राजनीति में होता है, तो देश के पर्यावरण के क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल, 20 साल नहीं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितना, क्योंकि उनकी उम्र इतना बहुत थी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एम्स ऋषिकेश में अंतिम सांस ली और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको मृत घोषित कर दिया है। अब उनके आगे की अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि एक अपूर्णीय क्षति है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में चिपको आंदोलन से लेकर के तमाम आंदोलन चलाने वाले प्रणेता आज नहीं रहे। अब आगे उनकी कौन भागडोर संभालेगा और उनकी जगह जो उनकी रिक्तता आ गई है उसको कौन भरेगा, ये एक अलग बात होगी, एक चुनौती भी होगी किसी भी पर्यावरणविद के सामने। लेकिन जब भी पर्यावरण के संरक्षण की बात आती थी तो सब लोग सुंदरलाल बहुगुणा का नाम लेते थे। जी बिल्कुल अजीत, अब देखना होगा कि उनकी ये विरासत संभालने के लिए कौन आगे आता है और अपना जीवन पूर्णतया समर्पित करने की क्षमता और किसके भीतर हो सकती है। बहरहाल तो यही नजर आता है कि इतनी श्रद्धा के साथ प्रकृति और पेड़ों से प्रेम करने वाला शख्स आज हमारे बीच नहीं है। इतना आसान नहीं होगा धरती के इस लाल जैसा किसी और को पाना। अजीत, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चिपको आंदोलन के प्रणेता, करता धरता और प्रकृति के लिए, पेड़ों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शख्स ने आज अंतिम सांस ली है ऋषिकेश एम्स में। बड़े नुकसान न सिर्फ उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए, जहां पेड़ों की अहमियत किसी इंसानों जितनी और प्रकृति से प्यार जिंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए। ये बात हमें समझाते थे, सिखाते थे सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीलीभीत। शारदा नदी उफान है और इससे घनारा घाट पेट्रोल पुल बह चुका है। ट्रांस शारदा क्षेत्र का जिला मुख्यालय से अब संपर्क टूट गया है। 2 दिन से लगातार बारिश के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश से शारदा उफान पर है, कई एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। थाना हजारा क्षेत्र के घनारा घाट का ये मामला है। तो 2 दिन की बारिश के बाद किस तरीके के हालात हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये देखिए। हाँ, पूरा चला गया पुल। हाँ, जल्दी जाइए, पनिया हो गया। तो 2 दिन के बारिश के बाद जिस कदर जल स्तर बढ़ा है, ये पूरा का पूरा पुल पानी में समा गया। तो शारदा नदी में उफान के बाद ये तस्वीरें आई हैं। 2 दिन से ही लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद जल स्तर कैसे बढ़ा, एकड़ों जमीन जो फसल से बनी थी, लहलहा रही थी, वहां पे भी सिर्फ अब पानी ही पानी है। और अब इस प्रवाह में आने वाला ये पुल भी पानी के साथ बह चुका है। शारदा का जल स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि फसलों के साथ अब पुल को भी बहते हुए हम देख सकते हैं। हेलो, लगातार 2 दिन की बारिश का ये नतीजा है। और हाँ, पूरा चला गया पुल। हाँ, जल्दी जाइए, पनिया हो गया। तो पीलीभीत से ये तस्वीरें, शारदा नदी इस कदर उफान पे है कि घनारा घाट पे पैंटून पुल है। ये पूरा पुल गई। ट्रांस शारदा क्षेत्र का ये पुल पानी के साथ बह गया। अब मुख्यालय का, जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूट चुका है। 2 दिन की जो लगातार बारिश थी उसका नतीजा है। ये पुल है, जिला मुख्यालय से जोड़ता था इस तरफ के लोगों को, लेकिन अब इस पुल के बह जाने से लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। अब देखना होगा प्रशासन यहाँ पर किस तरीके से आगे आता है। यहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है, जिनका संपर्क टूटा है, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी। जल्द से जल्द यहाँ पर नजर डाल के लोगों के लिए कम से कम संचार की व्यवस्थाओं को सुचारू करना एक चुनौती है, क्योंकि बारिश अभी भी जारी है।
हेलो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कानपुर पुलिस की, जिसकी कार्यशैली सवालों के घेरे में है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर मास्क ना लगाने का आरोप, तो पुलिस से अभद्रता करने से चालान काट दिया जाता है, ये भी कहानी है। तो वही बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी के समर्थक जब काका देव थाने पांडु नगर चौकी में अपराधियों को सरेआम पीटते हैं, कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती। दरअसल 16 मई को सपा विधायक इरफान सोलंकी दलेलपुरवा पहुंचे थे, जहां उनका किसी कार्यकर्ता का पुलिस ने चालान किया। चालान छुड़वाने को लेकर सपा विधायक और वहां मौजूद दरोगा के बीच बहस हो गई। सपा विधायक इरफान सोलंकी मास्क नहीं लगाए थे, इसीलिए पुलिस ने उनका चालान काट दिया। पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने उनका चालान करने वाले दरोगा को 1000 रुपए इनाम भी दिया। अगले दिन जब बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी काका देव स्थित घर के बाहर टहल रहे थे, उन पर बम से हमले की सूचना आई। थोड़ी देर में नीर शिव चौराहे पर 3 आरोपियों को एक देसी कट्टा और चाकू और एक बम के साथ पुलिस ने पकड़ा। विधायक ने अपने ऊपर हमले की आशंका जताई है। पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके इसे निराधार बताया है। हालांकि इसी बीच 3 अपराधी पांडु नगर चौकी से ले जाए गए, तो विधायक के समर्थकों ने पांडु नगर चौकी पहुंचकर अपराधियों पर हमला बोल दिया। यहां भी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन पुलिस सत्ता पक्ष के विधायक और उसके समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती नजर आई। जहां एक मास्क ना पहनने पे कार्रवाई की गई, जो कि सही है, लेकिन यहां इस तरीके से भीड़ लगाकर, चलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रतीश, ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोहरा रवैया क्यों, और इस बारे में क्या कह रहा है महकमा? देखिए, कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और 2 विधायक, एक सत्ता पक्ष के और एक विपक्ष के हैं, दोनों पर अलग अलग तरीके की कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी सीसामो विधानसभा से 16 मई की रात को दलेलपुरवा पहुंचते हैं। एक चालान उनके कार्यकर्ता का काटा गया था, दरोगा से उलझ जाते हैं और दरोगा से उलझने के बाद उनको इनाम मिलता है चालान के रूप में। उनका चालान काट दिया जाता है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे थे, वो भी अपने समर्थकों के साथ मास्क नहीं लगाए हुए थे। असीम अरुण जो पुलिस आयुक्त है, उन्होंने 1000 रुपए का इनाम दिया दरोगा को। एक इंसिडेंट ये होता है। दूसरा इंसिडेंट दूसरी अगली शाम में होता है, जब बीजेपी के विधायक है सुरेंद्र मैथानी, उनके घर के बाहर बम फूटने की सूचना आती है और 3 अपराधी पकड़े जाते हैं। तीनों अपराधियों को काकादेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पांडु नगर की जो पुलिस चौकी है, वहां ले जाया गया। विधायक के समर्थक वहां पर पहुंच जाते हैं और समर्थक पहुंचने के बाद अपराधियों पर हमला बोल देते हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे, वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ इस कार्रवाई यहाँ पर भी होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की यहाँ पर। इसके बाद अरे लेकिन ये इनकी कर्म भूमि है, ये इनका क्षेत्र है, मीडिया पर वीडियो, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अब इसके बाद भी एक्शन पर कुछ कहते नजर नहीं आए। महकमा कुछ कह तो रहा होगा। ये सारी चीजें, अगर सत्ता पक्ष के विधायक आते हैं, उनके समर्थक आते हैं, अपने आप को जज समझ के 3 लोगों को पीट पाट के चले जाते हैं इन्हीं की चौकी में, अब इस पर कुछ कहने के लिए बचा भी है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, जवाबदेही इनकी है। सत्ता पक्ष के विधायक ने जो आरोप लगाए थे उससे जरूर पुलिस ने इनकार कर दिया। सत्ता पक्ष के विधायक ने कहा था कि हो सकता है कि ये हमला उनकी हत्या करने के इरादे से किया गया हो, इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। और पुलिस ने जांच करी और जांच करने के बाद बताया कि ऐसी कोई आशंका नहीं थी, लेकिन 3 जो अपराधी थे उनको जरूर पकड़ लिया गया। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात ये निकल के आई, एक वीडियो वायरल होता है पांडु नगर पुलिस चौकी इंचार्ज, पांडु नगर पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज का, आनंद प्रकाश का, जिस वीडियो में वो साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ते हैं कि ये कट्टा ठीक नहीं है, दूसरा कट्टा और विधायक के घर के बाहर से उसे बरामद कराना पड़ेगा। सवाल ये सबसे बड़ा उठ जाता है और इस पर ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, कानपुर के इरफान सोलंकी हो चाहे अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि सत्ता पक्ष का विधायक है, उसमें तमाम हेरफेर करती है पुलिस, सत्ता पक्ष के विधायकों का के साथ खड़ी दिखती है। चलिए मान लीजिए कि पुलिस राजनीति में इंटरफेयर करने का की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले, अपने थाने चौकी की जिम्मेदारी तो लेंगे। वहां पर ये कोविड प्रोटोकॉल की अब उल्लंघन नहीं है, अब ये धज्जियां नहीं है। यहां पर क्या माकूल कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन लिया है?
बिल्कुल सही कहा। इस बात पे तो कोई ध्यान ही नहीं गया कि किस कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में चौकी पर पहुंचे थे और चौकी के बाहर थे। जैसे ही अपराधी बाहर लाया गया उस पर टूट पड़े कार्यकर्ता और पिटाई कर दी है। आप विजुअल में जरूर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कि जो पांडु नगर चौकी है वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पूछिए कि ये क्या है, और वहाँ जब 1000 का चालान काटने पे 1000 का इनाम दिया जाता है तो इन तस्वीरों के लिए किसको किसको सजा देंगे या फिर खाना पूर्ति करेंगे? क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां, राजनीति तो अपनी जगह पर चलेंगी। अपनी चौकी संभालें। आपका शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए। सुबह वायुसेना के MiG-21 विमान का दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में भारतीय वायुसेना के एक पायलट अभिनव चौधरी की मौत हो गई है। अभिनव चौधरी मूल रूप से बागपत के रहने वाले थे। अब पूरा परिवार मेरठ के भावनापुर थाना क्षेत्र के गंगानगर में रहता है। परिवार में इस समय शोक की लहर है। जब सुबह परिवार के पास अभिनव के ऑफिस से ये सूचना आई, किसान पिता सत्येंद्र चौधरी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पिता ने बताया कि 15 मई को अभिनव छुट्टी पर आने वाला था।